हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक बेहतरीन टॉपिक लंबर पंचर कहा जाता है। प्यारे साथियों, कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाए या ब्रेन के अंदर हेडेक होने लग जाए, तो उस कंडीशन में हमें डायग्नोसिस करना होगा। और ये जो डायग्नोसिस होता है, बीमारी का पता होता है, इसको एक इन्वेस्टिगेशन के जरिए करेंगे। और वो इन्वेस्टिगेशन लंबर पंचर। कई सवाल बहुत सालों से आते जा रहे हैं और ये ऐसे कुछ कॉमन सवाल आते हैं जो हर बच्चे को पता होता है। यदि आपको नहीं पता तो आप उन बच्चों से बहुत पीछे हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आरोग्यम बैच आपके लिए लेकर गया है थ्योरी क्लासेस, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी पढ़ाई जाएगी। और प्यारे बच्चों, हर एक थ्योरी को समझिएगा, नोट्स लेकर के बैठिए, याद कीजिए। चलिए आज का टॉपिक लेकर के चालू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लंबर पंचर। कौन सा पंचर भाई? लंबर। लंबर पंचर। अब देखिए, लंबर पंचर क्या चीज होती है। पंचर जैसे आप जानते हैं, किसी भी चीज के अंदर होल करना, होल हो जाना। तो लंबर पंचर क्या चीज है प्यारे बच्चों? यहाँ लंबर पंचर समझिएगा। जनरली हमारा जो ब्लड होता है ना, मैंने आपको समझाया था, एक हमारा ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब होता क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? सारी चीजों को जाकर के जोड़ता है। आपका दिमाग, आपका पेट, आपका लिवर, सब चीजें जुड़ी हुई है। बट एक अंदर की तरफ एक सिस्टम बना हुआ है, आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके अंदर भी एक कनेक्शन होना चाहिए। तो वो कनेक्शन ब्लड के जरिए ही एक कंपोनेंट तैयार होता है जिसको कहते हैं CSF। क्या कहते हैं? CSF। CSF का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। प्यारे बच्चों, यहां समझना, यदि कोई प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होती है, डिजीज कंडीशन होती है, तो वो डिजीज कंडीशन का हम इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं वो ब्लड के सैंपल लेकर के करते हैं। अब समझिए कि ब्लड का सैंपल हमने ले लिया, लिवर में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कार्डियक प्रॉब्लम आ गई, तो लिवर के कार्डियक प्रॉब्लम के बारे में ब्लड सैंपल में पता लग जाएगा। बट मुझे एक ऐसा फ्लूइड के बारे में जानना है कि यदि कोई बीमारी हो रही है तो उसके अंदर, उस ब्लड में या उस फ्लूइड में सिम्टम्स आ जाते हैं। मान लीजिए अगर हार्ट में आपको हार्ट अटैक आ रहा है, तो ब्लड के अंदर ट्रोप्टी या ट्रोपाई करेंगे तो आपको सिम्टम पता लग जाता है। ऐसे ही क्या करा डॉक्टर्स ने, इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या किया कि ब्लड के अलावा CSF जो होता है, ये पूरे ब्रेन को, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में एक कनेक्शन बनाता है। एक लिक्विड होता है जो सब्सटेंस को लाना ले जाना, लाना ले जाना, इन सब में मदद करता है। तो हम जानते हैं हमारा जो ब्रेन है ना प्यारे बच्चों, वो ब्रेन का काम क्या होता है? वो होता है सेंसेशंस को ले जाना। किसको ले जाना? सेंसेशन को ले जाना, लाना ले जाना सेंसेशन को, ये ब्रेन का काम होता है। अब लंबर पंचर क्या होता है? लंबर पंचर मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। लंबर पंचर किसे कहेंगे? देखिए, ये आपका एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर एक चीज याद रखिएगा, हमारा ब्रेन जो होता है ना, उस ब्रेन के ऊपर की तरफ बहुत सारी लेयर्स होती है। लेयर्स कैसे होती है कि सबसे पहले आपका जो सिर है, उसके ऊपर जो स्किन लगी हुई है, उसको कहते हैं स्काल्प। आप कहते हैं ना, स्काल्प बिल्कुल यहाँ पे ड्राई हो रहा है, शैम्पू करना है, तो याद रखिएगा जहां बाल अटैच्ड होते हैं ना, ये स्किन ऊपर वाली, इसको स्काल्प कहा जाता है। स्काल्प के नीचे जस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा? स्कल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्कल। जैसे कि ये तो हो गया आपका स्काल्प, ये हो गया आपका स्कल। अब नीचे की तरफ हमारा ब्रेन जो है, उसकी मैनंजिस आ जाती है। मैनंजिस का मतलब क्या होता है? लेयर्स आ जाती है। मैनंजिस, मैनंजिस मतलब लेयर्स आ जाती है। अब ये लेयर्स को याद कर लो प्यारे बच्चों, क्योंकि ये लेयर्स आपसे पूछ लेते हैं कौन सी लेयर पहले, कौन सी बाद में, नर्वस में पढ़ोगे आप। मैनेजेस मतलब लेयर। अब लेयर को याद करना है तो आपको याद करना पड़ेगा पैड। क्या? पैड। यही चीज याद रखिएगा, पैड। ये 3 लेयर होती हैं। पैड, पैड का मतलब क्या होता है कि एक होती है पाया मैटर, दूसरी होती है एराक्नॉइड, पाया मैटर, एराक्नॉइड मैटर, और तीसरी होती है ड्यूरा, ड्यूरा मैटर। तो
पाया, एराक्नॉइड और ड्यूरा मैटर, तीन प्रकार की लेयर है। पाया मैटर, एराक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। वो होता कैसे है? सबसे नीचे या ऊपर से बात करें, ऊपर की खाल आ गई, दूसरा स्कल आ गया, तीसरे में आपका जो लेयर आती है वो ड्यूरा आती है। ये ब्लू कलर की आप लेयर देख रहे हो, ये ड्यूरा मैटर है। कौन सा मैटर? ड्यूरा मैटर। ठीक है, सबसे ऊपर ड्यूरा मैटर, फिर नीचे की तरफ होती है आपकी एराक्नॉइड मैटर। ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर, और लास्ट सबसे नीचे की तरफ जो होती है वो पाया मैटर होती है। तो यहां तीन प्रकार की मेनिंजेस आपके ब्रेन को कवर कर रही है। तो आपका ड्यूरा, पाया और एराक्नॉइड, तीन लेयर्स है। अब ये चीज को समझिएगा कि जो हमारा पूरा का पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, सीएसएफ वाला फ्लूइड जिसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो इन मेनिंजेस और आपके न्यूरॉन्स इन सबके सराउंडिंग में घिरा हुआ रहता है। अब यहां समझिएगा प्यारे बच्चों कि आपकी लेयर्स, मान लीजिए ये है आपकी स्काल्प, यह हो गई स्कल, ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड, पाया मैटर, और नीचे का आपका आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और जो पार्ट होते हैं ब्रेन के, वो आ गए। समझना कि जब भी एक इंसान के ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड और पाया मैटर, इनके बीच में खाली जगह होती है जिसको आप कहते हैं एराक्नॉइड और एराक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में सब एराक्नॉइड स्पेस, ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये ऐसे खड़ी हुई जगह है, इसको क्या कहते हैं? सब एराक्नॉइड स्पेस। ठीक है, सब एराक्नॉइड स्पेस। तो प्यारे बच्चों यहां खेल क्या है कि जितना भी फ्लूइड होता है सीएसएफ, वो सब एराक्नॉइड में से ऐसे बहता 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 जाता है। तो हमने एक ऐसा काम किया कि हमें इन्वेस्टिगेशन, लंबर पंचर क्या चीज होती है? लंबर पंचर एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें हम एक सिरिंज डालेंगे और सीएसएफ को निकालेंगे। क्या करेंगे भाई? सीएसएफ को निकालेंगे। कहां से? हम निकालते हैं सब एराक्नॉइड स्पेस से। ठीक है, तो यहां याद रखिएगा, इट इज अ प्रोसीजर, इट इज अ इनवेजिव प्रोसीजर। यहां याद रखिएगा, इनवेजिव प्रोसीजर का मतलब है ऐसा प्रोसीजर जिसमें निडल का इस्तेमाल किया जाए। इन्वेजिव का मतलब जहां इन्वेजिव आ जाए निडल, और नॉन इन्वेजिव मतलब जहां काटा पीटी छेद नहीं किया जा रहा। तो यहां इट इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर in which a hollow needle, hollow मतलब खाली निडल, in which a hollow needle is inserted in the subarachnoid space at the region of lumbar, region of lumbar, to collect CSF, तो माने खाली निडल डालनी है सब एराक्नॉइड स्पेस के जरिए हमारे लंबर रीजन में, क्योंकि हमें सीएसएफ को कलेक्ट करना है। सीएसएफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करना है। तो यहां ये बात आपकी क्लियर हुई कि लंबर पंचर में हमें निडल डालनी होती है। तो प्यारे बच्चों एक ऐसे याद कर लीजिए कि हमारी जो स्किन है, वो हमारी स्किन किस प्रकार से बनी हुई है, मैं आपको समझाता हूं कि हमारी लेयर्स जो ब्रेन की है, सबसे पहले आपका स्काल्प आता है। स्काल्प क्या आता है प्यारे बच्चों? स्काल्प आता है। दूसरी लेयर आपकी स्कल आ जाती है। क्या आ जाती है? हड्डी वाली स्कल। स्कल के बाद आपका एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। ठीक है, क्या क्या लेयर? एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। तो पहली लेयर जो आती है, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहते हैं ड्यूरा मैटर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ड्यूरा मैटर कहते हैं। ठीक है, तो यहां क्या करने वाले हैं? ड्यूरा मैटर आ गया, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद सेकंड जो लेयर आती है
वो एराक्नोइड मैटर आता है, एराक्नोइड। और तीसरी सबसे नीचे वाली पाया मैटर आ जाता है। अब यहां समझिएगा कि जो एराक्नोइड के नीचे की जो खाली जगह है, इसी जगह को सब एराक्नोइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सब एराक्नोइड स्पेस। तो इस स्पेस के अंदर CSF ज्यादा घूमता है, तो यहां हमें ये चीज समझनी है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये समझा कि हमें क्या करना है, एक निडल लेनी है और उस निडल को हमें इंसर्ट करना है। कहाँ इंसर्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ रीढ़ की हड्डी में आपने देखा होगा कई बार मेनिंजाइटिस हो जाता है, तब भी सैंपल लिया जाता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, पेशेंट के रीढ़ की हड्डी के अंदर हम एक निडल डालते हैं और सैंपल लेते हैं। तो यहाँ समझिएगा, जब भी किसी इंसान को, लंबर पंचर वाले इंसान को जरूरत कब पड़ती है, तो मैं आपको बताता हूं कि कब कब आप ये लंबर पंचर परफॉर्म करेंगे। तो आप देखिएगा इटियोलॉजी कि कब इसको परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहला काम होता है टू कलेक्ट CSF, टू कलेक्ट CSF फ्लूइड फॉर इन्वेस्टिगेशन। हमें CSF फ्लूइड को कलेक्ट करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट काम, बहुत कम काम है बट कई इंपॉर्टेंट काम ऐसे हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, जांच करनी है। अब देखिए जांच क्या होती है, कभी कभी किसी इंसान के अंदर सीवियर हेडेक बनने लग जाता है, तो डॉक्टर दवाइयों से इलाज करने की कोशिश करते हैं, बट हेडेक खराब होता जा रहा है, सही नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे, जब सीवियर हेडेक होता है एक इंसान के सिर में, तो उसका कारण जाना जाता है। और वो कारण कैसे पता लगेगा, उसके चारों तरफ, हेड के चारों तरफ जो फ्लूइड घूम रहा है, उसके अंदर सिम्टम्स, उसके अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ये सब आने लग जाता है। तो हम सीवियर हेडेक की कंडीशन में देखते हैं। मेनिंजाइटिस, बहुत कॉमन बात, जब डॉक्टर को ऐसे लगने लग जाए कि यार इसका बुखार उतर नहीं रहा है, सिर दुख रहा है, तो वो मेनिंजाइटिस की जब कंडीशन होती है, उसमें 100% वो क्या करेगा, लंबर पंचर के द्वारा CSF का एग्जामिनेशन जरूर करवाना चाहेगा। तो यहां मेनिंजाइटिस का होना, बात समझ रहे हैं आप कई बार पेशेंट के ब्रेन ट्यूमर जैसी कंडीशन आ जाती है, ब्रेन ट्यूमर, MRI करवाई, उस MRI के अंदर ब्रेन ट्यूमर आ गया, तब भी आपका मेनिंजाइटिस का तब भी आपका क्या होगा, सैंपल कलेक्ट किया जाएगा लंबर पंचर के लिए। और कोई भी ब्रेन का इंफेक्शन हो जाए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में भी आपकी जांचें होगी। प्यारे बच्चों, एक यहां सवाल एक पूछा गया था, वो सवाल मैं आपको लिखता हूं, वो है पॉट्स टीबी। पॉट्स टीबी क्या होती है, ये याद रखिएगा, पॉट्स टीबी क्या होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पॉट्स टीबी, टीबी हम जानते हैं एक ऐसी बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस वाली बीमारी, बट ट्यूबरक्लोसिस हम फेफड़ों को समझते हैं, कई ऐसी जगह होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई असर कर जाता है, जहां अलग अलग जगह नाम दिए। अगर आपको किसी को भी टीबी हुई है, और वो टीबी कहाँ की हुई है, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई आपके स्पाइनल कॉर्ड पे असर कर रहा है, तो उसको कहेंगे पॉट्स टीबी। क्या कहेंगे, स्पाइनल टीबी। स्पाइनल टीबी यानी कि दिमाग की टीबी कह सकते हैं, ब्रेन की टीबी कह सकते हैं, उसको पॉट्स टीबी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी को, इंसान को क्या हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो रहा है या पॉट्स टीबी हो रही है, पॉट्स टीबी या पॉट्स डिजीज भी कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप याद रखिएगा हमें कलेक्ट करना है CSF फ्लूइड, पहली बात। दूसरा काम, CSF के बाद दूसरा काम जो आता है वो क्या होता है, दूसरा काम होता है कि हमें कुछ दवाएं देनी होगी, किसके जरिए, लंबर पंचर के लिए। टू एडमिनिस्टर सम मेडिकेशंस, टू एडमिनिस्टर सम मेडिकेशन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कुछ दवाएं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में देनी है। अब प्यारे बच्चों यहां समझिएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कुछ दवाएं कैसे देंगे। जैसे कि कई आपने देखा होगा
एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया। ऑपरेशन होता है, जैसे डिलीवरी सिजेरियन हो रही है या कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो एक एनेस्थीसिया रीढ़ की हड्डी में देते हैं, तो वो भी एक आपका क्या है, वो भी यही है। हम दवा दे सकते हैं लंबर पंचर के द्वारा। हम दूसरा काम, जब किसी को कोई कैंसर वाली प्रॉब्लम आती है तो कीमोथेरापी के लिए कीमोथेराप्यूटिक ड्रग जो होती है वो भी इसके जरिए जाती है। तो यहां कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स। तो यहां समझिएगा, टू एडमिनिस्टर सम मेडिकेशन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दवा, एनेस्थीसिया, कीमोथेरेपी, ये दवा देते हैं। तो देखो हो क्या रहा है, हमने जो एक निडल डाली, होलो निडल, उससे हम फ्लूइड भी ले रहे हैं, उसी से हम दवा भी दे रहे हैं। और यहां याद रखिएगा कि जो हम तीसरा काम करते हैं, वो तीसरा काम ये होता है कि हमारा एक प्रेशर क्रिएट होता है ब्रेन के ऊपर। जब मान लीजिए फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सीएसएफ बढ़ेगा, तो उसका एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसको कहता है आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और जब किसी को इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत बढ़ने लग जाता है तो उसको प्रेशर को कम करना पड़ता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए किसी के बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है या कुछ आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहां से फ्लूइड को निकालते हैं, तो थोड़ा फ्लूइड निकलेगा, आराम मिलेगा। तो यहां याद रखिएगा, टू डिक्रीज द to decrease the intracranial प्रेशर, टू डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कि हमें आईसीपी जो प्रेशर होता है उसको डिक्रीज करना हो तो हमें यह काम करना पड़ेगा। तो देखिए कितना बढ़िया बात कि आप इन तीन लंबर पंचर से तीन बढ़िया काम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं प्यारे बच्चों, यहाँ बात यह है कि हम जो एक फ्लूइड के पीछे पड़ रहे हैं, सीएसएफ फ्लूइड, ये सीएसएफ फ्लूइड जो होता है इसको क्या कहेंगे, पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की खासियत याद रखिएगा, ऐसा फ्लूइड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉलम के कॉर्ड के पीछे आगे पीछे घूमता फिरे, उसको सीएसएफ कहते हैं। तो याद रखिए क्या है, इट इज अ फ्लूइड दैट इज सराउंडेड बाय, दैट इज सराउंडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ घूमने वाला फ्लूइड सीएसएफ कहलाता है। इसकी एक पीएच होती है, वो क्या होती है, 7.32 की पीएच होती है। याद रखिएगा पीएच का नॉर्मल होना जरूरी है, क्योंकि अब नॉर्मलिटीज हम इन्हीं में देखेंगे, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक पीएच जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की 7.32 होती है, क्योंकि देखो ब्लड की 7.35 से 7.45, स्लाइटली ये थोड़ा सा ब्लड से कम कम क्या होता है, एल्कलाइन होता है। तो यहां हम क्या बोलेंगे, 7.32 का पीएच। इसका कलर आप जब देखोगे तो इसका कलर बड़ा शानदार कलर कैसा होगा, क्रिस्टल कलर का होगा, क्रिस्टल क्लीन। क्रिस्टल क्लीन का मतलब है जैसे एक पानी होता है नॉर्मल पानी, उसी को क्रिस्टल क्लीन कहते हैं। अब मान लीजिए किसी का क्रिस्टल क्लीन नहीं है, दूधिया कलर हो गया है, तो वो दूधिया कलर जो होना वो मेनिंजाइटिस को दर्शाएगा। ये जो सीएसएफ होता है, दिमाग के अंदर जो फ्लूइड है, इसके अंदर आप आरबीसी ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको आरबीसी नहीं मिलेगी। आरबीसी हमेशा नील रहती है। क्यों प्यारे बच्चों, आरबीसी जहां हुई वो डिनोट करेगा हैमरेज, तो आरबीसी नहीं होती है। अगली बात, डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी जब भी आपको डब्ल्यूबीसी का नाम आए तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इन्फेक्शन को दर्शाती है। इसको, इन्फेक्शन को। तो सीएसएफ वाला फ्लूइड जो है इसके अंदर अगर डब्ल्यूबीसी मिली भी तो वो 5 mm क्यूब से लेस होनी चाहिए। कितनी, 5 mm क्यूब से लेस होनी चाहिए डब्ल्यूबीसी। मान लो 5 mm क्यूब से ज्यादा हो रही है तो ये डिनोट कर जाएगी आपकी क्या, कि आपके इन्फेक्शन वाली कंडीशन है। क्या है भैया, इन्फेक्शन वाली कंडीशन है। समझ रहे हैं आप। तो ये बात इतनी समझ में आई, कलर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अब देखो इसमें कुछ और कंडीशन और कुछ और कंटेंट भी पाया जाता है। एक कंटेंट होता है, ऐसे याद रखिएगा, पी एस सी, पी एस सी, अपन बोलते हैं ना पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वैसे याद रखिएगा पीएचसी। पी का मतलब है प्रोटीन पाया जाएगा, शुगर पाई जाएगी, क्लोराइड पाया जाएगा।
प्रोटीन, शुगर, क्लोराइड, ये 3 और कंटेंट पाए जाते हैं। इनमें ऑल्ट्रेशन हुआ तो भी गड़बड़ी आ गई। तो प्रोटीन जो होता है 30 से 45 mg/100 ml रहता है, नॉर्मल इतना प्रोटीन होगा। शुगर जो होती है 45 से 60 mg/100 ml होता है, शुगर इतनी होती है। क्लोराइड, क्लोराइड 720 से लेकर के 750 mg/100 ml रहेगा। ये कंटेंट रहते ही रहते हैं प्यारे बच्चों, क्या रहते हैं, ये कंटेंट रहते ही रहते हैं। बट ये जो सीएसएफ में अगर मान लीजिए किसी का लंबर पंचर कर रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा जा रहा है कम जा रहा है, या शुगर ज्यादा जा रही है कम जा रही है, कलर चेंज आ रहा है, इसी से पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम है। यहां याद रखिएगा एक नॉर्मल आईसीपी जो होता है, क्या भैया, नॉर्मल आईसीपी, आईसी मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वो कितना होता है, वो 50 से 175 mm ऑफ H2O बोल सकते हैं। और हम 6 से, क्या भैया, 6 से 13 mm ऑफ Hg भी कह सकते हैं। कई किताबों में 18 भी, बट नॉर्मल एक इंसान में 6 से 13 देखेगा वो मिलेगा। ये नॉर्मल आईसीपी। अब किसी का आईसीपी बढ़ रहा है, मान लो 200 mm ऑफ H2O आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको क्या हो रहा है, इसका प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए मैं आपको एक समझाता हूं प्रोसीजर, हमें कैसे करना है, लंबर पंचर का प्रोसीजर क्या है। तो आप समझिए, प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ लंबर पंचर, लंबर पंचर का प्रोसीजर। कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर करोगे तो लिखित में इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। अब बात ये आती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेगा कौन, कि नर्सिंग स्टाफ लेगा या डॉक्टर लेगा। याद रखिएगा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑलवेज डॉक्टर लेता है। समझ रहे हैं आप, नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टर साहब को ये बोले कि आपको सर इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, तो कागज तैयार करके देना आपकी जिम्मेदारी। और अगर आप नहीं बताएंगे, इंटरमीडिएट नहीं करेंगे बीच में, तो नुकसान हो जाएगा। ऑलवेज टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जैसे नाम ही बोल रहे हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है आपने उनको पहले ही बता दिया क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या आपको आगे परेशानी हो सकती है, उसको रिटन में आपको साइन करना। इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑलवेज रिटन में होना चाहिए। ऑलवेज टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट बिफोर लंबर पंचर, लंबर पंचर से पहले लेना है। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने वाला आपने देखा कि डॉक्टर लेगा, बट देगा कौन, देने वाला होना चाहिए ब्लड रिलेशन वाला। मम्मी पापा के एलपी कर रहे हो, लंबर पंचर कर रहे हो, तो बेटा देगा, हस्बैंड देगा। बेटे के कर रहे हो तो माँ बाप देंगे, वाइफ देगी। बट ऐसा नहीं कि बेटे के कर रहे हो तो दोस्त देगा या पड़ोसी देगा, उसका कोई लेन देन नहीं है। यहां इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। दूसरी बात, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन लंबर पंचर की कहां होगी, लोकेशन ऑफ लंबर पंचर, प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, लोकेशन ऑफ लंबर पंचर कहां होगी। देखिए, लंबर पंचर जैसे नाम दे रखा है, तो लंबर वर्टिब्राए के अंदर होना चाहिए। कहां होना चाहिए, लंबर वर्टिब्राए। लंबर वर्टिब्राए क्या चीज है भाई, हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो यहाँ सर्वाइकल, थॉरैक्स और कमर जो होती है ना, ये कमर जहां आपका ऐसा कर्व है, अंदर की तरफ कर्व है, उसको लंबर वर्टिब्राए कहते हैं। फिर नीचे आते हैं सैक्रम, कॉक्सिक्स, तो लंबर के रीजन पे जाएंगे। लंबर के रीजन में अगर कोई इंसान अडल्ट है तो हम L3 से L4 के अंदर निडल इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं, L3 से L4 पे निडल इंसर्ट करते हैं। यदि कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो हम क्या करेंगे, L4 से L5 के अंदर करेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों यहां एक चीज याद रखिएगा, लंबर वर्टिब्राए के अंदर हम निडल इंसर्ट कर रहे हैं। सीएसएफ तो आपके ब्रेन में भी है, आपके यहां पे भी है, आपके यहां रीढ़ के हड्डी थॉरैक्स में भी है, तो हम लंबर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जहां स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, वर्टिब्राए के बीच में स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो यहां आके एंड हो जाती है।
सिर्फ नीचे खाली डब्बा रहता है, तो फ्लूइड भरा हुआ। तो यहां याद रखिएगा क्यों करते हैं, बिकॉज लंबर वर्टिब्राई एंड, सॉरी लंबर, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड एंड, स्पाइनल कॉर्ड एंड्स, फाइनल कॉर्ड क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो यहां हम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है अडल्ट के अंदर L3 L4 से ऊपर वाला L2 L3 को भी लेते हैं, क्योंकि कई बार अंदाजे में गड़बड़ी हो जाए तो L2 L3 में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। L1 पे ही एंड हो गई स्पाइनल कॉर्ड, तो हमने यहाँ पर इंसर्ट करनी है। अब देखिए इंसर्ट जो करोगे, उस इंसर्ट करने में आपको तीसरी चीज चाहिए होगी, थर्ड आपको चाहिए स्पाइनल निडल। स्पाइनल निडल, स्पाइनल निडल एक तरह की हॉलो निडल होती है, खाली निडल, हॉलो निडल, जिसके अंदर आपको स्टीलेट पाया जाएगा, हॉलो निडल विथ अ स्टीलेट। स्टीलेट, हॉलो निडल है स्टीलेट के साथ। तो ये जनरली हॉलो निडल जो होती है ये 22 से 25 गॉज की निडल होगी, 22 से 25 गॉज की निडल होगी। ठीक है, तो ये 22 से 25 गॉज की निडल कैसे होती है, इस प्रकार से एक निडल होगी, और वो निडल को हम इसे इंसर्ट करेंगे और बाहर की तरफ इसके एक माउथ होता है। तो जनरली हम ये 22 से 25 गॉज की निडल है। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे अडेप्टर लगा देते हैं। क्या करते हैं भैया, अडेप्टर लगा देते हैं। अडेप्टर जैसे आपने देखा होगा कैनुला डालते हैं, तो कैनुला के पीछे 3 वे का अडेप्टर आता है, 3 मुंह वाला अडेप्टर आता है, तो वैसे ही आप क्या करोगे, अडेप्टर यहाँ लगा सकते हैं। तो 3 वे का अडेप्टर लगा देंगे। स्पाइनल निडल का हमें जरूरत पड़ेगी। तो स्पाइनल निडल में क्या होता है, जैसे हम एक कैनुला लगाते हैं ना, वैसे ही हमें निडल डाली और पीछे की तरफ एक स्टीलेट होता है, स्टीलेट मतलब एक निडल जैसी होती है, उसको खींच करके निकाल दो। फिर वो पूरा पाइप क्या होगा, ये पाइप बिल्कुल हॉलो हो जाएगा, निडल निकल जाएगी तो पाइप हॉलो हो जाएगा, फिर फ्लूइड टपकने लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, स्पाइनल निडल लेनी है। अब चौथी बात पे आइएगा, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं आपका, ऑलवेज बिफोर, always before a procedure ask the patient, always before the procedure ask the patient to void, urine void कर दे, void and get empty stomach। जनरली हम वॉइड कराते हैं और एम्प्टी स्टमक भी रखते हैं, क्योंकि एक प्रोसीजर के तौर पे। तो हमने क्या करना है, पेशेंट को बोलना है वॉइड करो, वॉइड मतलब यूरिन वॉइड करो, निकाल दो यूरिन को बाथरूम में जाके। फिर अपन क्या करेंगे, क्योंकि क्या होता है दर्द इतनी ज्यादा तेज होता है कि वो कभी कभी यूरिन भी कर देगा। यहां समझिएगा प्यारे बच्चों, अब हमें पोजीशन देनी है पेशेंट को। नाउ प्रोवाइड द पेशेंट, प्रोवाइड द पेशेंट विथ पोजीशन। अब पोजीशन हमें देनी है, लंबर पंचर की पोजीशन क्या होती है। लंबर पंचर की पोजीशन ऐसे समझिएगा कि एक बेड है, उस बेड के ऊपर पेशेंट को सुलाना है। किसके ऊपर, बेड के ऊपर। तो बेड के ऊपर हम यहां खड़े हुए हैं, तो राइट साइड है ये बेड की, कौन सी साइड है, राइट साइड। तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेशेंट को राइट साइड पे रखिएगा, क्योंकि हम राइट हैंडेड लोग होते हैं ज्यादातर हिंदुस्तान में। तो राइट साइड पे पेशेंट को लेटाना है। लेटाएंगे कैसे, पेशेंट की जो चेहरा होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए, करवट लेवे लेटेगा, करवट लेके लेटेगा कि कमर जो है वो उसकी किस प्रकार से है, कमर जो है वो राइट साइड के बेड के एज के ऊपर। तो हम यहाँ कौन सी दे रहे हैं, हम राइट साइड ऑफ बेड पे लेटा रहे हैं, लेफ्ट करवट दिला के। और जो ये इसका रीढ़ की हड्डी होगी, जैसे छोटा बच्चा ऐसे सुकड़ जाता है ना, वैसे ही हमें उसको क्या करना है, उसके पैरों को छाती के करीब ला करके रखना है, ऐसे सुकड़ जाए, पैर छाती के करीब आ जाए। इससे क्या होगा कि आपकी जो वर्टिब्रा इस प्रकार से होती है ना, तो जब मुड़ोगे तो वो इस तरीके से चौड़ी हो जाएगी, तो निडल इजीली अंदर चली जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को। तो यहां नाउ प्रोवाइड द पेशेंट विथ पोजीशन। तो पोजीशन कौन सी देते हैं, पोजीशन के बारे में लिखिएगा। अब पोजीशन हम देंगे, द पोजीशन द पेशेंट
is lie on the right side, right edge of the bed, right edge of the bed, such that he lie on left side with hyperflexion of vertebrae. हाइपरफ्लेक्शन होना चाहिए वर्टिब्राई का। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला। इसको कई बार आप जैसे फीटल पोजीशन भी कहते हैं, ऑप्शन में आ जाएगा। फीटल पोजीशन का मतलब ऐसे सुकड़ के सोए, तो फीटल पोजीशन भी कहते हैं। फीटल पोजीशन दिलाएंगे, या फिर हम इसको कौन सी पोजीशन दिला सकते हैं? लेटरल, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन, रिकम्बेंट पोजीशन। तो जनरली हमें पोजीशन जो दिलानी है वो लेटा करके करते, कई पेशेंट को बिठा के भी किया जाता है। तो जनरली वो बिठाने वाला सेकेंडरी पे आता है, बट हमें क्या करना है ऐसे। तो यहाँ समझो आप, जैसे कि बच्चों यहाँ लेफ्ट जो है ना, ये करवट है, ये देखिए करवट आपका कहाँ पे? लेफ्ट करवट पे सो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे सो रहा है, ये लेफ्ट करवट है ना, लेफ्ट हाथ के ऊपर सो रहा है। तो कैसे रहा है कि जो पैर है ये इसको जितना करीब हो सके छाती के उतना करीब ला करके लेकर के आ रहा है। दूसरी बात, ये जो बेड है ये राइट साइड के एज के ऊपर है। ऐसा नहीं कि हमने उसको बिल्कुल दूर सुला रखा है और बेड के यूं घुस करके हमें लगाना पड़ रहा है। बेड के करीब राइट एज पे लाओ, उल्टे हाथ की करवट पे उसको सुलाओ, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है कि हमें पता है कि यहाँ जो हम इंजेक्शन लगाएंगे वो कहाँ लगाते हैं? L3 से L4 पे, बड़ों में। हम इस साइड को क्या करेंगे? इसको बीटाडीन से स्क्रब कर देंगे, साफ कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे साइड को, कि साइड क्लीन हो जाएगी। फिर क्लीन होने के बाद हम निडल को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां याद रखिएगा, यहां द साइट, द पंचर साइट, द पंचर साइट इज क्लीन्ड बाय बीटाडीन, बीटाडीन से साफ कर दिया है, बिल्कुल स्क्रब कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। अब हमने क्या किया? हमने करना है नाउ इंसर्ट फाइनल निडल इन L3 L4 अडल्ट में एंड L4 L5 चिल्ड्रन में या इन्फेंट में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निडल इंसर्ट करनी है। अब यहाँ इंसर्ट कर दिया हमने निडल। नाउ कलेक्ट CSF, नाउ कलेक्ट CSF इन 3 वाइल्स। याद रखिएगा 3 वाइल में CSF को कलेक्ट करना है। तो हर एक वाइल में, 1 वाइल के अंदर आपका कितना आएगा? 2 से 3 ml CSF लेना है। तो इस हिसाब से आपका टोटल कितना गया? टोटल CSF जो जाएगा वो 9 से 10 ml तक लेते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए टोटल CSF कितना ले रहे हो, 9 से 10। एक एम्प्यूल में कितना ले रहे हो? एक वाइल जो आती है ना, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, वैसे इनकी अलग वाइल आती है। तो 2 से 3 ml तक आप ले रहे हैं। तो कलेक्ट हमें करना है 3 एम्प्यूल कलेक्ट करने हैं। जब कलेक्ट कर लिया तो आप क्या करोगे? दवा देनी है तो वो अलग बात है, बट हमें तो लंबर पंचर से CSF कलेक्ट कर लिया। निडल जब निकाल लोगे तो निडल निकालने के बाद हमें क्या करना है? हमें पेशेंट के टाइट टाइट ड्रेसिंग विथ प्रेशर आफ्टर CSF कलेक्शन, टाइट ड्रेसिंग करनी पड़ेगी CSF कलेक्शन के बाद। और याद रखिएगा पहले तो हमने करवट दे रखा था, जब आपने निकाल लिया तो उसको सुपाइन सीधे लेटाना है। कैसे लेटाना है? सीधे लेटाना है। यहां बहुत सारे गॉच पीस वाली एक अच्छी सी ड्रेसिंग कर देनी और इसके ऊपर प्रेशर के साथ लेटा देना है उसको सीधे के सीधे। इससे क्या होगा? गॉच पीस रहेंगे, प्रेशर क्रिएट रहेगा, तो जो घाव था, लीकेज हो रहा था, वो बंद हो जाएगा। तो यहां याद रखिएगा, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, प्रोवाइड
सुपाइन पोजीशन फॉर 24 आवर्स। सीधे सुपाइन पोजीशन पे लेटाना है फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए सुपाइन पोजीशन पे लेटाना है। और याद रखिएगा, ऑलवेज चेक फॉर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक पैरालिसिस, लॉस ऑफ सेंसेशन, एक्सेट्रा every 15 minutes, every 15 minutes for starting hours। स्टार्टिंग के जो टाइम है उसमें हर 15-15 मिनट में आपको जनरली चेक करना है। क्या करना है भैया? चेक करना है, हर 15-15 मिनट में चेक करना है। स्टार्टिंग का जो 1 आवर होगा उसमें तो 15-15 मिनट, फिर उसके बाद आप 4 घंटे के अंदर 1-1 घंटे में आप चेक करिएगा, फिर 24 घंटे में एक बार चेक करना है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ ये कर सकते हैं 15-15 मिनट फॉर स्टार्टिंग आवर, पहले स्टार्टिंग आवर, देन एवरी आवर टिल 4 hours, then after 24 hours, 24 घंटे के बाद। तो पहले तो 15-15 मिनट चेक करते रहिए 1 घंटे के अंदर, फिर उसके बाद आपको हर 1 घंटे के बाद चेक करना है 4 घंटे तक, और 24 घंटे के बाद चेक कीजिएगा। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों, किसी इंसान क्या, हमने जो CSF लिया था उसके CSF में दिक्कत क्या क्या आ रही है कि हमने CSF लिया और उस CSF का कलर नॉर्मल कैसा होना चाहिए था, क्रिस्टल होना चाहिए था, टर्बिड आ गया। अब ये टर्बिड कलर जो आया, ये टर्बिड कलर क्या डिनोट करता है? इन्फेक्शन। कि किसी के बॉडी के अंदर CSF में इन्फेक्शन है तो टर्बिड हो जाएगा। जो क्रिस्टल क्लीन कलर था वो टर्बिड बदल गया। दूसरी बात, यदि किसी इंसान का प्रेशर ICP बढ़ा हुआ है, ICP इंक्रीज्ड है, तो वो प्रेशर को डिनोट करता है, प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और प्रेशर जैसे कि हाइड्रोसिफेलस के अंदर बढ़ता है, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन हो गई, मेनिंजाइटिस के अंदर बहुत प्रेशर बन जाता है। तो ये प्रेशर का बढ़ना ये भी नुकसानदायक है। ये प्रेशर का बढ़ना ये डिनोट करता है कि ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं स्वेलिंग आ रही है। ठीक है, ब्रेन के अंदर क्या आ रही है? स्वेलिंग आ रही है। दूसरी बात, मान लीजिए किसी के ब्रेन के अंदर प्रोटीन, CSF का हमने देखा, CSF में मैंने आपको बताया था प्रोटीन जो होता है 30 से 45 होता है। कितना होता है? नॉर्मल 30 से 45 होता है। प्रोटीन राइज्ड मोर देन 45, 45 mg प्रति 100 ml में से ज्यादा प्रोटीन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटीन बढ़ता जा रहा है। प्रोटीन का बढ़ना यह बताता है, ब्रेन ट्यूमर को दर्शाता है कि किसी के ब्रेन के अंदर क्या हो गया है? ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर। या जब किसी को डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, टिश्यू डीजेनरेट होने लग जाते हैं, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, तो उस कंडीशन में भी आपका प्रोटीन बढ़ने लग जाएगा। या फिर बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन जब आया, बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन, तब भी कंडीशन में प्रोटीन बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है आपको? क्योंकि क्या होता है, डॉक्टर कैसे पता करते हैं ट्यूमर है क्या है? तो प्रोटीन बढ़ा हुआ रहा है तो आप समझ जाओगे यार ब्रेन ट्यूमर है, डीजनरेटिव है, बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन है। अब मान लीजिए दूसरा कंटेंट, इसका जो कंटेंट है शुगर और क्लोराइड। जब शुगर भी बढ़ी हुई आ जाए, इंक्रीज्ड शुगर आ रही है, शुगर बढ़ी हुई आ रही है, तो आप ये मानिएगा कि शुगर का आपका मान लीजिए कम हो रही है, तो कम में याद रखिएगा डिक्रीज्ड शुगर जब आती है, डिक्रीज्ड शुगर, तो वो डिनोट कराती है बैक्टीरियल इंफेक्शन। क्या? बैक्टीरियल इंफेक्शन। और सेम चीज क्या है, जब आपका क्लोराइड भी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज्ड होना क्लोराइड का, डिक्रीज्ड क्लोराइड वो भी बैक्टीरियल इंफेक्शन शो करता है। अगर बढ़ जाएगा तो वायरल, और कम हो रहा है तो बैक्टीरियल। तो देखो ये सारी चीजें क्या डिनोट करें, अगर इंफेक्शन है तो। अरे बच्चों,
मैंने आपको बताया था WBC 5 mm³ से कम होनी चाहिए। अगर मोर देन 5 mm³ आए, मोर देन 5 mm, तो समझ लेना इन्फेक्शन हो चुका है ब्रेन के अंदर। क्योंकि WBC का 5 mm से कम रहना ये नॉर्मल है, ज्यादा हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। और जब ब्लड आ रहा है, CSF के अंदर ब्लड आ रहा है, ब्लड और हीमोग्लोबिन और RBC ये अगर देखने को मिल रहे हैं तो ये मतलाता है हेमोरेज की कंडीशन। हेमरेज इन ब्रेन, ब्रेन में हेमरेज का होना ये बताता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ अब नॉर्मलिटीज मैंने बताई कि ये अब नॉर्मलिटीज हो जाती है। याद रखिएगा एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि हमें ICP या लंबर पंचर कब नहीं करते, वो है आपका हाई ICP, हाई ICP, बहुत ज्यादा ICP बढ़ रहा है, या फिर हेमरेज जब हुआ पड़ा है, हेमरेज हुआ पड़ा है, चोट लगी पड़ी है ब्रेन में, तब नहीं करना, आपको लंबर पंचर नहीं करना। तो आज मैंने आपको एक ऐसा प्रोसीजर बताया जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम ब्रेन के CSF को कलेक्ट कर रहे हैं, ब्रेन के जांच कर रहे हैं फ्लूइड को निकाल के। इस फ्लूइड को जब निकालोगे तो वो लंबर पंचर के द्वारा निकालोगे। तो लंबर पंचर क्या बना, एक प्रोसीजर बना। और ये जब प्रोसीजर करते हैं तो उसके अंदर आप L3 और L4 के अंदर आप क्या करते हैं, हॉलो निडल डालेंगे, और बच्चों के अंदर L4 से L5 में आप क्या करेंगे, निडल डालेंगे। जब निडल डलेगी तो निडल से आप क्या करेंगे, CSF को निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों ये सारा प्रोसीजर आपने जो पढ़ा है, वो कौन सा प्रोसीजर पढ़ा है, वो पढ़ा है लंबर पंचर। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, होमवर्क जरूर बताइएगा। पॉट्स डिजीज, आपको मैंने एक डिजीज समझाई थी, जिन्होंने क्लास अच्छे से पढ़ी उनको समझाई थी कि ये डिजीज क्या होती है। तो पॉट्स डिजीज कौन सी डिजीज है, तो आंसर जरूर दीजिएगा। आंसर का वेट करूंगा, पॉट्स डिजीज कौन सी होती है। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास इतनी ही, और जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ एक नई क्लास के साथ। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ोगे तभी जा करके आप आगे जिंदगी में और आगे बढ़ते जाओगे। तो देखो आगे बढ़ना, आगे बढ़ने से लिंक होता है। तो यहाँ हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।